स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इस रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके का जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो हमें देखने को मिलता है। जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो अच्छा है या नहीं है अच्छा, उसके क्या मेरिट है डिमेरिट है। जैसे कि हमने देखा कि जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो होना भी जरूरी है, नहीं होगा तो जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, उनके ऊपर उनके अंदर ये कह सकते हो नेगेटिवली अगर मैं कहूं तो एक डर नहीं होगा कि अगर हमने लोगों के भले के लिए काम नहीं किया, जनता के बेनिफिट के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हमें सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके मन में भी एक फियर होना जरूरी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी भी कंट्री में हो रहे इलेक्शन वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या फिर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। देखिए, कंट्री का सिर्फ डेमोक्रेटिक हो जाना जरूरी नहीं होता है, ये भी डिपेंड करता है कि वहां इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे लोगों को कितना फ्रीडम है, कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहां पे करवाए जा रहे हैं, किस तरीके की जो लोग वोट डालते हैं उसका वैल्यू कितना है। ठीक है ना, तो उसमें कोई पार्शियलिटी तो नहीं की जा रही। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए क्या है, हमें कुछ एक चीजें इस चैप्टर में देख रहे हैं। उन्हीं सारी चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल छोड़ा था कि क्या इंडिया में हो रहे जो इलेक्शन है क्या वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को आगे हम परस्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहां पर जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा है। क्लियर। तो अगर आपको पता हो तो हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल पे होते हैं। कुछ इलेक्शन ऐसे जो 5 साल पे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 6 साल पे भी होते हैं। क्लियरली। तो हमारे इंडिया में क्या है, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। मेनली अगर मैं कहूं तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन क्या हमारे यहाँ पे हर 5 साल के बाद करवाए जाते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं। जब इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है तो इनका कह सकते हो जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है और ये क्या हो जाती है, अपने यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है। कह सकते हो ये जो विधानसभा है ये भंग हो जाती है। क्लियर। और इसको नेक्स्ट टाइम से लाने के लिए दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्शन आपको पता है कहां होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती है इलेक्शन करवाने के लिए। क्लियर। तो हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, हमारा जो कंट्री है वो डिवाइडेड है। और जब बात हम कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की, जिसको कि हम कह सकते हो कि लोअर हाउस भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन की ना वीडियो मैंने पहले अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, कब इनके इलेक्शन होते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। तो इससे रिलेटेड पूरी वीडियो हमने डाली है कि लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, असेंबली क्या है, स्टेट असेंबली क्या है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें जो हमारी जो पूरी कंट्री है वो डिवाइड होती है। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बार में चुनाव करवाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि एक ही टाइम पे वहां पे इलेक्शन होंगे। हाँ, कुछ दिनों का इंटरवल वहां पे हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं तो एट प्रेजेंट टाइम पीरियड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि यूपी में हो रहे हैं, पंजाब में है, गोवा में है ना, मणिपुर में है। तो इस तरीके से स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं आप देख सकते हो, उसमें क्या है, कुछ स्टेट्स में क्या है, तीन फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, कहीं पे 5 फेजेस में है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 1 फेज में है। तो दैट मीन्स कि वहां पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर एक बार में इलेक्शन होंगे, या तो वो एक दिन में हो जाए या फिर फ्यू डेज में हो जाए। क्लियर। बट होंगे एक टाइम पे। इस तरीके का जो पैटर्न होता है जहां पे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बार में इलेक्शन करवाए जाते हैं उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। क्लियर। लेकिन इन केस कभी कोई वैकेंट सीट हो जाए, जो पूरा टेन्योर है उसके बीच में अगर कोई सीट खाली हो जाती है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो जाती है, किसी ये कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव की, किसी लीडर की अगर डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं किसी कारणवश, तो वहां पर दोबारा से बीच में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। क्लियर। क्या कहा जाता है, बाय इलेक्शन। तो टाइप ऑफ इलेक्शंस अगर हम पूछे तो कौन से हो गए, जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर है कि कहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, किस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी जो कंट्री है वो डिवाइडेड है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए तो हमारी जो पूरी कंट्री है वो क्या एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कहूं तो काफी सारी कैटेगरीज में, काफी सारे एरियाज में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं तो हरियाणा वाला जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जहां पे चौधरी देवीलाल की, जहां पे 90 में से उनकी जो पार्टी है, जो लोकदल उनकी जो पार्टी है, उसने 60 सीटें जीती थी।
क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, ये कह सकते हो कि उसने क्या है वहां पर 60 जो उसके एमएलएज हैं वो वहां पर बने थे। अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री क्या है, डिवाइडेड है अलग अलग बहुत सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और अलग अलग इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से क्या एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं। अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में क्या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसके लिए हमारी जो कंट्री है वो ओवरऑल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। कितने? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें कि डिवाइडेड है हमारी कंट्री, और जिसमें कि एक बार में इलेक्शन करवाए जाते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्लियर? यहां पे क्या है, एक तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जाते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार होता है और सभी की वोटों का जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो हमारे कंट्री में क्या है, जो एक मैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहूं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो ओवरऑल इक्वल सा रखा गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है बट ओवरऑल थोड़ा सा इक्वल है, ये हम कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है स्टेट की बारी। कंट्री में पता लगे कितनी है, 543। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट भी क्या होता है, अलग अलग क्या है एरियाज में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और इन स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू जो इलेक्ट होकर जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कहा जाता है उनको। ठीक है, हर एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अंदर बहुत सारी क्या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इसी तरीके से क्या है, जो स्टेट है वो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं। क्लियर है, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और इसी के साथ क्या है, जो लोकल लेवल पे जैसे पंचायत या फिर जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी क्या है, जो डिवीजन है वो किया गया है। जैसे अगर मैं विलेज और टाउन की बात करूं तो उसको क्या है, अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है। वार्ड्स का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, आपने देखा ना वार्ड्स के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। हर एक वार्ड से क्या है, एक जो मेंबर है वो इलेक्ट होकर आता है, चाहे वो लोकल हो या फिर जो अर्बन हो। क्लियर है, वहां से ही आते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये जो सीट्स है इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे काउंट किया जाता है, जैसे कि मैंने हरियाणा वाला आपको एग्जांपल बता ही दिया। क्लियर है, तो अब समझ में आया कि किस तरीके से जो हमारी कंट्री है वहां पर जो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन करवाए जाते हैं और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसमें किस तरीके से जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है। और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, किसको एमपी और किसको एमएलए कहा जाता है। अब बात आती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। देखिए, जब हमारा देश बना था ना तो हमारे जो संविधान बनाने वाले जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, उनको एक डर था। वो उनको ये डर था कि अगर इन नियर फ्यूचर ऐसा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं कहीं उनको आगे आने का मौका ही ना दिया जाए और उनको ना तो चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, ना ही अगर वो लड़े भी तो वो जीत ना पाए, क्योंकि उनके पास हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि ये एक सही तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर जो प्रपोर्शन है, जो पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में असमर्थ होगा, वो इतना ज्यादा समर्थ नहीं होगा। तो इस वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस डेमोक्रेटिक कहलाएगी, और यहां पर डेमोक्रेसी होते हुए भी हम क्या है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी डर की वजह से या फिर कह सकते हो इसी चीज को सोचते हुए जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो हमारी जो पूरी कंट्री है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें एक ये कह सकते हो स्लॉट डाला था, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक सिस्टम बनाया जिसमें कि क्या कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया था। किसके लिए रिजर्व किया? लाइक एससी एंड एसटीज के लिए रिजर्व किया था। एससी दैट मींस शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। कैसे किया? अगर मैं शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं तो हमारे लोकसभा में 84 सीट्स क्या इनके लिए रिजर्व की गई है, और इस सीट से सिर्फ कोई एससी से ही बिलोंग करने वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और कोई व्यक्ति इस पे चुनाव नहीं लड़ सकता। और बात करें अगर हम एसटी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो लोकसभा में 47 सीट्स क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं, जिससे कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे कि उनको भी क्या है आगे आने का मौका मिल सके। ठीक है, और वो भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुन सके। क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है ना, लाइक रूरल एरियाज में अगर मैं कहूं तो पंचायत में, और अर्बन एरियाज में कहूं तो मैं म्युनिसिपैलिटीज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उसके भी जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे भी इस तरीके का रिजर्वेशन किया गया है, जो कैटेगरीज है उसको रिजर्व किया गया है। उसमें आ जाती है हमारी ओबीसी एंड वुमेन। ठीक है, तो
वहां पर क्या है, ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए क्या है, जो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है। और देखिए जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ना, वो हर एक राज्य का अलग अलग होता है। हर एक राज्य में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो रिजर्व जो की गई है वो अलग हो सकती है। ये मैंने पूरे कंट्री की बताई है कि कितना परसेंटेज है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ सीट्स क्या है वो रिजर्व की जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवरऑल क्या है, हमारे कंट्री का एक सिनारियो है जिसमें कि क्या है, जो कुछ पर्टिकुलर जो ग्रुप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी गई है। आई होप सो कि आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।